शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, एलपीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। माई सेल्फ ऋषिता गुर्जर फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। और आज की क्लास में हम सेल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल refers to the series of events that take place in a cell, resulting in the duplication of DNA and division of cytoplasm and organelles to produce two daughter cell. सेल साइकिल एक सेल के अंदर होने वाली उन सभी क्रियाओं की एक सीरीज होती है जिसके परिणाम स्वरूप डीएनए का डुप्लीकेशन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, सेलुलर ऑर्गेनेल्स का डिवीजन होता है और एट द एंड दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। This entire process where with the help of one single parent cell, a new cell population grows and develops in is known as the cell cycle. इस पूरे entire process में एक parent cell से लेकर दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस सेल के ग्रोथ और डेवलपमेंट से होकर गुजरती है। The cell cycle can be thought as the life cycle of a cell. सेल साइकिल को किसी एक सेल की लाइफ साइकिल भी समझा जा सकता है। In other words, it is the series of growth and development steps a cell undergoes between its birth, formation by the division of a mother cell and reproduction division to make two daughter cells. सेल साइकिल को किसी सेल का लाइफ साइकिल भी समझा जाता है जिसमें वो सेल मैच्योर होकर पेरेंट सेल बनती है और पेरेंट सेल से रिप्रोडक्शन के थ्रू या डिवीजन के थ्रू दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। बायोलॉजी में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन दोनों का मीनिंग होता है सेल का डिवाइड होना या कॉपी होना, डुप्लीकेशन होना। आगे बढ़ते हैं। सेल साइकिल के मेन दो फेज होते हैं। सेल साइकिल जो है मेनली दो स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज जो होता है उसे इंटरफेज कहा जाता है या प्रिपरेटरी फेज या प्रिपरेशन फेज कहा जाता है। सेकंड फेज जो होता है इसे एम फेज या माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज कहा जाता है। बात करते हैं इंटरफेज की। इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। इंटरफेज जो है वो सेल साइकिल का लंबा फेज होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है। ऑलमोस्ट 90% टाइम पूरे सेल साइकिल का इसी फेज में गुजरता है। ड्यूरिंग दिस फेज द सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन। इस फेज में सेल साइकिल के इस फेज में सेल जो है वो प्रिपेयर होती है डिवीजन के लिए। एम फेज जिसे माइटोटिक फेज कहा जाता है, एक्चुअल सेल डिवीजन इसी फेज में होता है। आगे डिटेल में समझते हैं। पहले डायग्राम से समझते हैं सेल साइकिल। ये एक सेल साइकिल का डायग्राम है। मान लीजिए एक सेल है, क्रोमेटिन फाइबर्स। तो जो सेल साइकिल है वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है। मेन दो स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप यहां से स्टार्ट होकर जिसे इंटरफेज कहा जाता है, यहाँ तक होती है। और जो सेकंड फेज है जिसे माइटोटिक फेज कहा जाता है, ये ऑलरेडी डायग्राम में मेंशन है, यहाँ तक माइटोटिक या एम फेज होता है। जो इंटरफेज है उसे तीन सब फेजेस में डिवाइड किया गया है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। पूरे इंटरफेज के दौरान जो सेल है वो सिर्फ डेवलपमेंट और ग्रोथ का काम करती है। एक्चुअल डिवीजन जो है वो एम फेज में होता है। आगे जाकर माइटोटिक फेज भी दो सब फेजेस में डिवाइडेड होती है जिसे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। आगे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेज की। इंटरफेज को तीन सब फेजेस में डिवाइड किया है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। यहाँ हम एक एक फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। G1 फेज जिसे ग्रोथ फेज या गेप फेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये G1 फेज है इसलिए इसे फर्स्ट ग्रोथ फेज या फर्स्ट गेप फेज कहा जाता है। देखिए इसमें क्या क्या होता है। रैपिड सेल ग्रोथ अकर्स। इस फेज में सेल जो है वो रैपिडली ग्रोथ करती है। प्रोटीन सिंथेसिस इज हाई
ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वो ज़्यादा होता है। ऑर्गेनेल्स इंक्रीज इन द नंबर, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेल है, क्योंकि सेल को आगे जाके डिवीजन कराना है, 2 डॉटर सेल में डिवाइड होना है, तो दोनों सेल के जो ऑर्गेनेल्स है वो बराबर इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड हो, इसलिए सेल यहाँ अपनी संख्या को इंक्रीज करते, बढ़ाते हैं, डिवाइड करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नॉर्मल सेलुलर फंक्शंस कंटिन्यू, जितने भी नॉर्मल सेलुलर फंक्शन होते हैं जैसे मेटाबॉलिज्म, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, रिप्रोडक्शन, ये सारे प्रोसेस जो है वो सेल में कंटिन्यू चलते रहते हैं। सेल चेक्स एनवायरनमेंट एंड न्यूट्रिएंट्स, सेल डिवीजन के लिए पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है या नहीं है, एटीपी पर्याप्त है नहीं है, इनको चेक करता है इसी फेज में। जीवन चेक पॉइंट्स कंट्रोल प्रोपेगेशन, सेल के इस फेज में एक चेक पॉइंट होता है जो चेक करता है कि सेल आगे डुप्लीकेशन डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है या नहीं, या इस फेज के बाद सेल को G0 फेज में एंटर करना चाहिए या अपोप्टोसिस की प्रोसेस में एंटर करना चाहिए, इसी चेक पॉइंट पर डिसाइड होता है। अगला फेज जो होता है सेल साइकिल का, इंटरफेज का सब फेज, जिसे एस फेज कहा जाता है, इसे सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। इसी सिंथेसिस फेज का शॉर्ट फॉर्म होता है एस फेज। अब देखते हैं इस फेज में क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है इस फेज में, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, ईच क्रोमोसोम डुप्लीकेट एंड फॉर्म 2 सिस्टर क्रोमेटिड। इस फेज में जितने भी क्रोमोसोम उस पर्टिकुलर सेल के अंदर है वो डुप्लीकेट होते हैं और 2 सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज टू पैकेज द न्यूली फॉर्म डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन भी बढ़ता है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, डीएनए को बाइंड करने के लिए, या जो थ्रेड है उनको बाइंड करके पैक करने का काम करते हैं। सेंट्रोसोम्स आल्सो डुप्लीकेट, सेंट्रोसोम जो है वो भी इस फेज में डुप्लीकेट होता है, जो कि स्पिंडल फाइबर को फॉर्मेट करने का काम करता है, फॉर्मेशन का काम करता है माइटोसिस के लिए। सेल साइज कंटिन्यूज टू ग्रो, सेल्स का जो साइज है वो कंटिन्यू बढ़ता जाता है, क्योंकि ऑर्गेनेल डुप्लीकेट हो रहे हैं तो सेल को ग्रोथ की जरूरत होती है, अपने साइज को बढ़ाने की जरूरत होती है। चेक पॉइंट्स इंश्योर डीएनए इज एरर फ्री, इस फेज में भी जो चेक पॉइंट होते हैं वो इंश्योर कराते हैं, वो श्योरिटी देते हैं कि जो डीएनए है वो एरर फ्री है और डैमेज फ्री है, मतलब सेल साइकिल में आगे पार्टिसिपेट कर सकती है। अगला फेज जो होता है जिसे G2 फेज कहा जाता है, ये सेकेंड ग्रोथ फेज होता है, इसे सेकेंड गेप फेज भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं देखते हैं। सेल प्रिपेयर्स फॉर माइटोसिस, ये फाइनल प्रिपरेशन स्टेज होती है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली सेल माइटोटिक फेज में जाता है जहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होता है, तो ये फाइनल प्रिपरेशन फेज होती है। प्रोटीन सिंथेसिस इस फेज में भी हाई होता है, स्पेशली स्पिंडल फाइबर और माइटोटिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस हाई होता है। सेल ऑर्गेनेल्स कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई, इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो कंटिन्यू, जो जीवन फेज में बचे हैं और एस फेज में भी जिनका सिंथेसिस नहीं हुआ है वो सेलुलर ऑर्गेनेल इस फेज में जाकर कंटिन्यू डिवाइड करते हैं। इंश्योरिंग डॉटर सेल गेट इक्वल कंपोनेंट, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा तो दोनों को इक्वल कंपोनेंट मिलना चाहिए, इसलिए लास्ट फेज है जहाँ पर प्रिपरेशन होती है दोनों को इक्वल डिवाइड करने के लिए, इक्वल क्वांटिटी में सेलुलर ऑर्गेनेल बनते हैं। एनर्जी रिजर्व एटीपी इंक्रीज टू प्रोवाइड पावर ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को पावर देने के लिए या एनर्जी देने के लिए एटीपी स्टोर होती है इस फेज में। G2 चेक पॉइंट इंश्योर डीएनए रेप्लिकेशन इज कंप्लीट एंड सेल इज रेडी टू एंटर माइटोसिस। इसमें जो चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है वो देखता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है, अब सेल है रेडी माइटोसिस में एंटर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला फेज होता है एम फेज, जिसे माइटोटिक फेज भी कहा जाता है, साथ ही इसे डिवीजन फेज भी कहा जाता है, सेल साइकिल का डिवीजन फेज। फर्स्ट फेज हमने देख लिया है इंटरफेज, ये सेकंड फेज होता है जिसे हम एम फेज, माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज कहते हैं। एक्चुअल सेल का साइकिल का जो डिवीजन है वो इसी फेज में होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स। अभी जो एम फेज है वो अगेन 2 स्टेप्स में डिवाइड होता है, जिसमें फर्स्ट फेज जो होता है वो होता है कैरियोकाइनेसिस और सेकंड स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है,
जो कि अगेन कुछ सब फेजेस में डिवाइडेड होता है, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। देन सेकेंड स्टेप जो होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है वो साइटोकाइनेसिस में होता है और केंद्रक का विभाजन जो है वो कैरियोकाइनेसिस स्टेप में होता है। फिर से सेल साइकिल को इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए ये एक सेल का डायग्राम है। यहाँ से सेल जो है वो अपने साइकिल में एंटर करती है। सेल साइकिल के दो मेन फेज होते हैं। फर्स्ट फेज होता है इंटरफेज और सेकेंड फेज होता है एम फेज या माइटोसिस फेज। इंटरफेज अगेन तीन फेजेस में डिवाइड होता है, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। तो यहाँ से इंटरफेज सेल का यहाँ तक है। देन एम फेज सिर्फ इतना सा है। आगे भी हमने देखा, प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो सेल है अपने साइकिल का 90% टाइम इंटरफेज में इन्वेस्ट करती है और 10% टाइम जो है सिर्फ 10% टाइम माइटोसिस में या डिवीजन फेज में इन्वेस्ट करती है। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो ह्यूमन सेल का जो सेल साइकिल है वो 24 आवर्स का होता है, जिसमें से 23 आवर्स सिर्फ प्रिपरेशन में या इंटरफेज में सेल इन्वेस्ट करती है और 1 आवर जो है 1 घंटा जो है सिर्फ डिवीजन में इन्वेस्ट होता है। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे ईस्ट सेल। ईस्ट सेल में डिवीजन 90 मिनट्स में होता है या सेल साइकिल जो है वो 90 मिनट का होता है। बैक्टीरियल सेल जैसे ई कोलाई का सेल साइकिल 30 मिनट में कंप्लीट होता है। अब जैसे ही ये सेल इंटरफेज में या सेल साइकिल में एंटर करती है, इसमें 3 सब फेजेस होती है, G1, S और G2 फेज। सेल का ग्रोथ होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। इन सारे प्रोसेस से होते हुए सेल जो है एम फेज में एंटर करती है। एम फेज अगेन 2 सब फेजेस में डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में कुछ सब फेजेस होती है जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। देन इन सारी फेजेस से होकर सेल साइटोकाइनेसिस में एंटर करती है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और सेल एट द एंड 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। आगे जाकर ये दोनों डॉटर सेल भी अपना इंडिविजुअल सेल साइकिल परफॉर्म करती है। G1 फेज के फंक्शंस में आपने G1 चेक पॉइंट में वर्ड सुना G0 फेज। G0 फेज एक ऐसा फेज होता है जिसको सेल साइकिल में काउंट नहीं किया जाता है। G0 फेज को क्विसेंट फेज भी कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव हो जाते हैं, सेल साइकिल से एग्जिट कर जाते हैं एनर्जी स्टोर करने के लिए या दूसरे रीजन से वो सेल साइकिल में आगे पार्टिसिपेट नहीं करते। उस फेज को कहा जाता है G0 फेज, जिसे सेल साइकिल में काउंट नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कार्डियक सेल और न्यूरॉन सेल ऐसे सेल होते हैं जो जनरली G0 फेज में होते हैं। ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंटली भी हो सकता है। जो टेम्परेरी इनएक्टिव होती है सेल, वो आगे जाकर फिर से एक्टिव होकर सेल साइकिल में एंटर हो जाती है। अब सेल साइकिल के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं वो समझ लेते हैं। सेल साइकिल का परफॉर्म होना क्यों जरूरी है? हेल्प्स इन ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल इन द बॉडी। सेल साइकिल जो है सेल की ग्रोथ में या बॉडी की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिपेयर्स डैमेज टिश्यू एंड हील्स इंजरी। जितने भी डैमेज टिश्यू है और इंजरी है उसको हील करने में सेल साइकिल रोल प्ले कर रहा है। रिप्लेस ओल्ड और डेड सेल विद न्यू सेल। जितनी भी डेड सेल है और ओल्ड सेल है उनको न्यू सेल से रिप्लेस करने में सेल साइकिल रोल प्ले कर रहा है। मेंटेनेंस जेनेटिक स्टेबिलिटी। जेनेटिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने में सेल साइकिल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अलाउज रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थ्रू सेल डिवीजन। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल साइकिल से ही और सेल डिवीजन के थ्रू ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। इस तरह से सेल साइकिल अपने रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। आज की क्लास में आपने सेल साइकिल के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम सेल डिवीजन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में डिटेल्स समझेंगे। थैंक यू।